So hello students, today we will see and we will learn about the chapter 9th in your social science studies, and this chapter is about forest and wildlife resources. So earlier in our previous video, in our chapter 8th video, we have discussed about various natural resources. So now we will see forest and wildlife resources. So have a watch till the end. So now we will स्टार्ट दिस सेशन। तो हम यहाँ वीडियो में हम बच्चों आज हम पढ़ेंगे वन के बारे में और वन्य जीव संसाधनों के बारे में। बहुत सारे हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, और कई प्रकार के वाइल्ड लाइफ भी है हमारे यहाँ पे। तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या उनका एक सिस्टमेटिक कंजर्वेशन है, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, अंत तक इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहें। सो एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज़ डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। किसी भी इंसान की अगर प्रगति उसे चाहिए, अगर उसे विकास चाहिए या फिर उसका अपना अस्तित्व चाहिए, तो उसे हमेशा ही एक किसी संसाधन पर डिपेंड होना पड़ता ही है। और ये संसाधन चाहे आपके नेचुरल हो, चाहे आपके फॉरेस्ट के हो, चाहे आपके अर्थ के किसी भी एलिमेंट के हो। यहाँ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रिसोर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है। तो जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स एंड हिप्स ऑफ ग्रास। तो यहाँ हम सब समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा आवरण जिसमें आपके बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं और बहुत सारी घास जैसे बिछी हुई होती है, बिखरी हुई होती है, तो फैली हुई होती है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो आपका एक जंगल कहला सकता है, बराबर। जंगल या वन एक ही होता है। इन नेचुरल वेजिटेशंस ओनली दैट vegetation is included which can be raised naturally without the help of any human activities। यानी कि किसी भी इंसान की आपकी एक्टिविटी के बगैर ही कोई भी अगर वेजिटेशन अगर उग जाता है, यानी कि इसमें इंसान की कोई भूमिका नहीं रहती है, तो उसको हम बोल सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन, बराबर। जैसे कोई नीम का पेड़ उगाया है किसी ने, तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोल सकते, जबकि वो अपने आप ना उग जाए। तो कोई भी ऐसा हम बोल सकते हैं ट्री है, चाहे स्क्रब है, चाहे आपकी ग्रास हो, जो आपके बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के उग जाते हैं, बराबर। डायरेक्ट उससे सनलाइट से, रेनफॉल से वाटर मिल जाता है, सारा जो आपके वेदरिंग कंडीशन उससे मिल जाती है, बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वो उग जाते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन। Okay. Now such vegetation in India is available only in Himalayas, Sundarbans and remote areas of Thar desert। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर कुछ फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर कुछ 3 तरह के आपके फॉरेस्ट है। पहला है आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी कि आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होता है कि ये सारा इनका जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ही उनको पूरा अंडर ट्रैकिंग करता है, पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है। एंड उसमें किसी को भी आने जाने की मतलब इजाज़त नहीं होती है, परमिशन खास ली जा सकती है, उसमें रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तो ये होता है रिजर्व्ड, बराबर, यानी कि उसे आरक्षित वन हम कह सकते हैं। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, यानी कि रक्षित। एक होता है आरक्षित और एक होता है रक्षित। तो फर्स्ट वाला आरक्षित है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया जाता है किसी भी एक्टिविटीज़ के द्वारा। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर नहीं की जा सकती है। गवर्नमेंट जिस तरह से आपके परमिशंस
प्रोविजंस बनाते हैं उन्हीं को हमको फॉलो करना पड़ता है। दूसरा होता है आपका प्रोटेक्टेड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरह लुक आफ्टर होता है इनका। एंड साथ ही साथ इसमें हम एक और नई बात जानेंगे, वो ये है कि इसमें आपको परमिटेड मिल जाता है, यानी कि परमिशन मिल जाती है आपको कुछ ग्रेजिंग करने की या फिर वुड कलेक्ट करने की, तो ये प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन रिजर्व में आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। एंड थर्ड जो है वो अनक्लासिफाइड है, यानी कि जिसे अभी तक क्लासिफिकेशन करना बाकी है ऐसे फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें आपकी अभी तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, एनिमल ग्रेजिंग पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। उसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर भी हम 3 तरह के वन देख सकते हैं। पहला होता है हमें यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट, यानी कि ये आप चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो, ये इनके ऊपर कंट्रोल करती है। दूसरा होता है आपके कम्युनल फॉरेस्ट, जो कम्युनिटी बेस्ड होता है। इसमें आपके लोकल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, म्यूनसिपलिटी होती है, कॉर्पोरेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में ये रहते हैं। और तीसरा होता है प्राइवेट से आप समझ सकते हो कि ये निजी वन होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे आपके स्टेट्स है इसमें, तो जिनमें आपके प्राइवेट फॉरेस्ट भी मिलेंगे आपको। अब हम सीखते हैं बच्चों डिफॉरेस्टेशन। देखो अभी एक फॉरेस्ट जो हमने पढ़ा है, तो वन यानी बहुत सारे पेड़ पौधों को उगाना, उनकी रक्षा करना, ये होता है। उसका उल्टा होता है डिफॉरेस्टेशन, और इसका उल्टा होता है एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों का कटाव। तो वनों का कटाव या फिर वन की बर्बादी। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है, यानी कि वन का बर्बादी। पूरी तरह से जंगल को हम जंगल नहीं मानते हैं, इस तरह की गतिविधि को हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है, और ये एक आपकी लोकल प्रॉब्लम न बन के ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो वी विल सी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा भयानक और भयावह स्थिति पैदा कर देता है। एंड तीसरी ये है कि फार्म फर्टिलिटी जो है वो आपकी कमज़ोर पड़ जाती है, कम हो जाती है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लॉस्ट देयर बॉडीज़, वेरियस प्रॉब्लम्स हैव अकर्ड। यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत सारे जो इन लिविंग या फिर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में इसका प्रभाव पड़ता है। तो फॉरेस्टेशन बहुत ही अनिवार्य बना देता है, और ये जैसे जैसे बढ़ता है तो एज ए रिजल्ट द वाइल्ड लाइफ अप्रोच अर्बन एरिया, और उसकी वजह से फॉरेस्ट अगर हम ज़्यादातर हम अगर काट देंगे या फिर वहाँ पे अर्बनाइजेशन लगा देंगे, तो क्या होगा, जो जंगली जानवर है जो केवल जंगल में रह सकते हैं, तो वो क्या होंगे, आपके घर की तरफ बढ़ जाएंगे, बिल्कुल आपके घर की तरफ बढ़ने लगेंगे। क्योंकि उनके घर को आप अपना घर मानोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो आपके घर को अपना घर मानेंगे। तो इसका अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो वी शुड हैव सम रेमेडीज़ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बिल्कुल, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा कोविड-19 की तरह ये भी फैल जाएगा, तो एक तकलीफ, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला है रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी फैक्ट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, टॉपिक है, इशू है, तो उसमें रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ वुड। अब वुड का ऑप्शन यहाँ पे अल्टरनेट यूज़ होना चाहिए, तो उसी के आधार पर वो रिसर्च बड़ी मात्रा में करनी चाहिए। एक रिसर्च हुआ है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कोल की जगह हमने गैस को ज़्यादा यहाँ पे यूटिलाइजेशन के लिए फोकस किया गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक अल्टरनेट उसका यूज़ हो गया। दूसरा आपका रेमेडी जो है वो ये है एफॉरेस्टेशन। बिल्कुल, एफॉरेस्टेशन आपका जस्ट डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है, जैसा कि मैंने अपने अभी कुछ समय पहले बोला था, ठीक है। एंड तीसरा जो आपका रेमेडी है वो है वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। बिल्कुल, लोगों को जानकारी जब तक नहीं लगेगी तब तक लोग जो है वो अवेयर नहीं रह पाएंगे। तो लोगों को जागरूकता मिशन प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें ये मिशन के बारे में बताना चाहिए कि अगर ये ऐसा हो गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी उनको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी शुड बी इंक्लूडेड। बिल्कुल, यहाँ पे वन के जो महत्व होते हैं और उसके संरक्षण के विषय में लोगों को बहुत ही बड़ी मात्रा में एक रणनीतिक रूप में लोगों को यहाँ पे शामिल करना चाहिए। आपके स्कूल कॉलेज बुक्स में भी इसको इंक्लूड इसीलिए किया गया है ताकि आपको भी ये पता चल सके कि जंगल है तो मंगल है, बराबर, नहीं तो सब कुछ अमंगल है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इंटेंसिवली बाय टेकिंग प्लान्ड स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सामाजिक वानिकी या फिर आप देख सकते हो कि कृषि वानिकी पर बहुत ज़्यादा बल देना चाहिए। सामाजिक वानिकी क्या होती है कि सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी में भी आपके जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनको या नहीं होते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए कि होना चाहिए वगैरह। ये आपकी उनको इम्पोर्टेंस के बारे में, उनको इसके इफ़ेक्ट के बारे में, उसके बहुत सारे जो यूजेज होते हैं उनके बारे में उनको भी पता होना चाहिए। एक सोसाइटी ग्रुप में काम होना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सोशली अगर कोऑपरेशन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिल सकता है।
And next point, alternative options like solar energy, natural gas should be implemented. Forest resources should be used sparingly or partially in order to make the process of the tree growth up faster and healthier. Infested trees should be removed. बराबर, इन्फेस्टेड जो ट्री होते हैं, जो मतलब एक ऐसी प्रजाति होती है जो आपके अगर एक पेड़ है तो वैसे ही कोई आपके शत्रु पक्ष की भी एक प्रजाति ऐसी पनप जाती है कि वो दूसरी वेजिटेशन को उगाने में मतलब तकलीफ खड़ा कर देती है। तो ऐसे रिसर्च के द्वारा, ऐसे पहचान के द्वारा उनको हटा देना चाहिए, ये आपके अच्छा हो, ताकि क्या है कि दूसरे जो आपको फलदायी होते हैं जो वन या फिर पेड़, तो वो आपके आगे बढ़ सके। ठीक है। फॉरेस्ट फायर कॉजेज हैवी डैमेज टू फॉरेस्ट। A separate system or a force at national level should be created for dousing the forest or the fire. An area should be demarcated and reserved for animal pasture. Due to the increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in a forested area to attend the Bandra fires or parikrama or circular travel. At the time, the litter should be cleared properly. अदरवाइज द फॉरेस्ट आर पॉल्यूटेड। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ हम देख सकते हैं कि वनों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया है। बहुत सारे पिलग्रिम ऐसे उठ खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, तो जिस वजह से यहाँ पे इनके ऊपर बर्डन पड़ता है, तो उसको कम किया जाना चाहिए। एक सिस्टमेटिकली उनका एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब हम बच्चों आगे देखते हैं, ये हमने देखा फॉरेस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, यानी वन्य जीव विविधता के बारे में। वन्य जीव विविधता क्या होती है, तो हम देख सकते हैं कि आपके एक बर्ड होता है मान लो, तो उस बर्ड की बहुत सारी प्रजाति होती है। ठीक है। एक एनिमल होता है तो उसकी भी बहुत सारी एनिमल्स की प्रजाति होती है, स्पेसीज़ होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटीज़। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 15 लाख स्पेसीज़ है किसकी, एनिमल एंड बर्ड्स की, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो। और इससे अगर हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में, तो उसमें से 15 लाख में से कुछ 81,000 के करीब 81,251 स्पेसीज जो है वो केवल भारत में पाई जाती है। इंडिया स्टैंड 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम देखते हैं तो इंडिया का 12वें स्थान पर यहाँ पर आता है। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। अफ्रीकन जरक एंड यूरोपियन वॉल्फ, wild goats and Kashmiri deer, elephants, gibbons and from Southeast Asia, etc. can be seen in India. The biodiversity of India includes black bear, one-horned rhino, deer, different types of snakes, peacock or bustard, hawk, kingfisher, flamingo, etc. The snow leopard in Himalayas and the red panda found at the same altitude are disused animals here. Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural abodes. During winter, migratory birds from distant or remote areas come to widespread area of Kevladev National Park and Bharatpur in Rajasthan and Nal Sarovar in Gujarat to spend their winter season. यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों कि भारत में आपके बायोडाइवर्सिटी और उसकी एक बहुत ही ऐसी एक खास पहचान बनी हुई है लायन और टाइगर के विषय में, कि यहीं पे पाए जाते हैं। बराबर, ये एक अतिशयोक्ति हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरी कुछ है यहाँ इंडिया में कि ये आपके केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं, यहाँ दूसरी जगह हम नहीं देख पाते हैं ये। सो अब हम देखते हैं बच्चों वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन के बारे में।